अस्सलामुअलैकुम। उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। दोस्तों, एक साइंटिस्ट ने दो ऐसी चीज़ें इजाद की थी जिन्होंने हादसाती तौर पर न सिर्फ दुनिया में करोड़ों लोगों की जान ली, बल्कि वो खुद भी उनका शिकार हो गया। इन साइंटिफिक इन्वेंशंस की वजह से जहां दो अलग अलग माहौलियाती तबाहियां हुई, वहीं इनकी वजह से इंसानों की इंटेलिजेंस काफ़ी हद तक कम हो गई थी। और तो और दुनिया भर में क्राइम रेट्स भी इन्हीं इन्वेंशंस की वजह से बढ़ गए थे। आखिर वो कौन सी इन्वेंशंस थी जिसकी वजह से होने वाले तबाही को आज तक भूला नहीं जा सकता, और इनको बनाने वाला शख्स कौन था? वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मौजूद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंचती रहे। दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत 1908 में हुई थी, जब मिशिगन के शहर डेट्रॉइट में एक खातून अपनी गाड़ी ड्राइव करके कहीं जा रही थी। अचानक इसकी गाड़ी में कोई मसला हुआ और वो बीच रोड पे ही खड़ी हो गई। ये देखकर पास गुजरते हुए एक शख्स ने अपनी गाड़ी रोकी और इस खातून की मदद करना चाही। उस दौर में गाड़ियां सलफ लगाकर नहीं, बल्कि एक हैंडल को घुमाकर स्टार्ट की जाती थी। इस हैंडल को घुमाने के लिए काफी जोर लगाना पड़ता था और यह काम किसी खातून के बस का नहीं था। इसी वजह से वो शख्स आगे बढ़ा और इस खातून की गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, लेकिन इंजन ने बैकफायर किया और क्रैंक हैंडल जोर से इस शख्स के जबड़े पर जा लगा। ये चोट इतनी गहरी थी कि कुछ ही दिनों के बाद इस शख्स की मौत हो गई। ये शख्स बैरन कार्टर थे, जो खुद एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हुआ करते थे। क्रैंक हैंडल की वजह से ये कोई पहला हादसा नहीं था, लेकिन बायरन कार्टर की मौत ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को एक गहरा सदमा पहुंचाया। उस कैडलिक कार कंपनी के मालिक हेनरी लीलैंड थे, जो कि उस हादसे में मरने वाले बायरन कार्टर के गहरे दोस्त भी थे। अपने दोस्त के मौत पे हेनरी को इतना सदमा पहुंचा कि इन्होंने फैसला किया कि वो अब अपने हैंडलिक कार्स में इस क्रैंक हैंडल से जान छुड़ाकर ही रहेंगे। हेनरी चाहते थे कि कोई ऐसा सिस्टम हो जो गाड़ी के इंजन को ऑटोमेटिक स्टार्ट करे, यानी इसके लिए किसी किस्म का जोर ना लगाना पड़े और वो पूरी तरह सेफ भी हो। इसी मकसद के लिए इन्होंने चार्ल्स कैटरिंग को हायर कर लिया। 3 सालों की मेहनत के बाद 1911 में दुनिया की पहली क्रैंकलेस कार बनाई गई। इसको कैडलिक 30 का नाम दिया गया। कैडलिक 30 न सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर के जरिए बगैर जोर लगाए स्टार्ट होती थी, बल्कि ये दूसरे गाड़ियों से ज्यादा पावरफुल थी और ज्यादा तेज भी चलती थी। कैडलिक 30 की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसकी वजह से कंपनी की सेल में दुगना इजाफा हुआ। लेकिन इन सब खूबियों के साथ साथ इनमें एक मसला भी था। मसला ये था कि इसका इंजन पुराने मॉडल की गाड़ियों से ज्यादा आवाज करता था। इतनी आवाज कि अक्सर लोग को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता था। अब नॉर्मली इंजन में एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन इस सिलेंडर के टॉप पर स्पार्क प्लग सिलेंडर के अंदर मौजूद फ्यूल और ऑक्सीजन के मिक्सचर में एक स्पार्क के जरिए आग लगाता है। आग लगने से सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर बनता है, तो वो प्रेशर पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलता है। कैडिलक 30 में ज्यादा आवाज की वजह ये थी कि पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाता था तो फ्यूल और ऑक्सीजन का मिक्सचर कंप्रेस होते ही इसमें आग लग जाती थी, यानी इसमें स्पार्क प्लग के आग लगाने से पहले ही आग लग जाती थी। और यही वजह थी कि इसमें ये अजीब आवाज पैदा होती थी, जिसको इंजन नॉकिंग कहा जाता है। इंजन नॉकिंग कैडिलक 30 की फ्यूल कंजम्पशन भी काफी खराब थी, क्योंकि फ्यूल और ऑक्सीजन का मिक्सचर अपने टाइम से पहले ही जल जाता था। इस मसले को हल करने के 2 तरीके थे। या तो पिस्टन का साइज छोटा किया जाए, लेकिन ऐसा करने से गाड़ी सेल्फ मोटर से स्टार्ट नहीं होती। दूसरा तरीका यह था कि फ्यूल को बदला जाए, यानी इसमें किसी ऐसे किस्म का फ्यूल डाला जाए जो कंप्रेस होने पर खुद ब खुद ना जले। मुख्तलिफ किस्म के फ्यूल कंप्रेस होने पर अलग अलग रवैये रखते हैं। जिन फ्यूल में हेप्टेन की मिकदार ज्यादा होती है, तो वो कंप्रेस होने पर आग पकड़ लेती है। इस किस्म की फ्यूल को स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती, जैसा कि डीजल इंजन में होता है। इसके बरकस जिन फ्यूल में ऑक्टेन ज्यादा होता है, इसमें इतना ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त करने की ताकत होती है। यानी हाई ऑक्टेन वाले फ्यूल में तब ही आग लगती है जब इनको डायरेक्ट स्पार्क लगता है।
जब कैडेलिक 30 में ये मसला पेश आया था। इस दौर के फ्यूल में 50% आयोक्टेन होता था। कैडेलिक 30 के मालिक हेनरी और चार्ल्स कैटरिंग अब ये चाहते थे कि कोई ऐसा फ्यूल बनाया जाए जिसकी ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा हो और वो नॉकिंग प्रोड्यूस ना करे। इस मकसद के लिए इन्होंने 27 साल इंजीनियर थॉमस मिजले को हायर किया। थॉमस का काम यह था कि इनको मुख्तलिफ चीजें ऐड करके इनको फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाना था। इन्होंने फ्यूल में कई केमिकल्स ऐड करके एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन किसी से भी फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। पूरे 5 साल तक वो नाकाम होते रहे, लेकिन फिर आखिरकार 1923 में इन्होंने एक ऐसा कंपाउंड तैयार किया जिसने फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाकर इंजन नॉकिंग का खात्मा किया। यह कंपाउंड था टेट्रा इथाइल लीड, जो ठीक थॉमस की उम्मीदों पर उतरा था। यह कंपाउंड फ्यूल में ऐड करने से न सिर्फ कैडेलिक 30 की नॉकिंग खत्म हुई, बल्कि फ्यूल एवरेज और पिकअप एवरेज में खातिर ख्वाह इजाफा देखा गया। इस नए फ्यूल को इतनी ज्यादा कामयाबी मिली कि इसको मास लेवल पर प्रोड्यूस करने का फैसला किया गया। थॉमस ने चार्ल्स कैटरिंग के साथ मिलकर अपने प्रोडक्ट को इथाइल का नाम दिया और अपने इस बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए एक नया केमिकल प्लांट लगाया जिसमें सिर्फ यही कंपाउंड तैयार होना था। लेकिन इस केमिकल प्लांट को स्टार्ट हुए अभी सिर्फ 2 महीने ही गुजरे थे कि एक मसला पेश आ गया। मसला ये हुआ कि प्लांट में कुछ वर्कर्स की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और 5 लोगों की मौत भी हो गई। लोगों का मानना यह था कि इसका मेन रीजन टेट्रा इथाइल लीड में मौजूद लेड की मिकदार है। लेड एक बहुत खतरनाक केमिकल एलिमेंट होता है जो कैल्शियम की तरह इंसान की हड्डियों में सालों तक जमा रहता है। इसके साथ साथ लेड का दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये दिमाग में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर को रोक भी सकता है। मीडिया ने इस बात पर काफी शोर मचाया, लेकिन इनके पास इसका सबूत नहीं था कि यह सब लेड की वजह से हो रहा है या फिर लेड की वजह से उन वर्कर्स की मौत हुई है, क्योंकि इस कंपाउंड में लेड की मिकदार ना के बराबर थी। तकरीबन 1000 ड्रॉप्स में 1 ड्रॉप जितना लीड डाला जाता था। और इस शक को उस वक्त के स्टैंडर्ड ऑयल के प्रेसिडेंट फ्रैंक हावर्ड ने जड़ से ही उखाड़ दिया, जब इन्होंने ये कहा कि हम किसी भी ऐसी चीज को खत्म नहीं कर सकते जिसका हजारों लोगों को फायदा हो रहा है, और वो भी इस बिना पर कि हमें इस पर शक है। अगले कई सालों तक थॉमस का बनाया हुआ लेडेड फ्यूल पूरी दुनिया में जोरों शोर से चलता रहा। लाखों गाड़ियां धुएं में लेड को छोड़ती रही। 50 सालों तक माहौल लेड से आलूदा होता रहा, लेकिन फिर मॉडर्न साइंटिफिक टूल से ग्रीनलैंड में एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च में जो कुछ जानने को मिला वो वाकई काफी ज्यादा हैरानकुन था। पिछले 2500 सालों से पड़ने वाले बर्फ के सैंपल्स को जब 1970 में पड़ने वाले बर्फ से कंपेयर किया गया तो उसमें लेड की क्वांटिटी 1000% से ज्यादा थी। अंदाजा लगाया गया कि 1900 से 1970 तक हवा में लेड की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस रिसर्च को और ज्यादा मुस्तनद बनाने के लिए कई लोगों की हड्डियों और दांतों से सैंपल्स कलेक्ट किए गए, जिनमें लेड की मिकदार कदीम ममीज में मौजूद लेड से कंपेयर किया गया। इस कंपैरिजन से ये भी साबित हो गया कि 1970 में लोगों में लेड की मिकदार 2500 साल पहले बसने वाले लोगों से 1000% ज्यादा थी। लेकिन सवाल यह है कि बॉडी में लेड आखिर क्या नुकसान पैदा कर सकता है। एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक लेड की वजह से आर्टरीज चोटी हो जाती है, जिससे खून को वेसल्स से गुजरने में दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से कई बीमारियां जन्म लेती है, जिसमें दिल की बीमारियां भी शामिल है। इसके अलावा लेड के दिमाग पर असर पड़ने से लोगों के रवैयों में काफी बदलाव भी देखा गया। रिसर्च के मुताबिक 1950 से लेकर 1980 तक यूएसए में क्राइम रेट्स भी अपने पीक पर थे। क्राइम रेट के पीछे लेड पॉइजनिंग है कि नहीं जानने के लिए अरेस्ट होने वाले कई मुजरिमों का ब्लड टेस्ट किया गया, तो हैरतअंगेज तौर पर यह नोटिस किया गया कि इनमें से ज्यादातर मुजरिमों के ब्लड में लेड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। न सिर्फ यूएसए बल्कि कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी क्राइम रेट का एक जैसा ग्राफ देखा गया। 2018 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक लेड की वजह से हर साल 2.5 लाख लोग सिर्फ यूएसए में मरते थे। यानी 1950 से लेकर 1980 तक सिर्फ यूएसए में ही 75 लाख लोग लेड की वजह से मरते थे। तो आप अंदाजा लगा लें पूरे दुनिया में कितने लोग मरे होंगे
और ये सब थॉमस के पैदा किए हुए फ्यूल की वजह से हुआ था। ये सिर्फ लेडेड फ्यूल ही नहीं था जो थॉमस की सबसे बड़ी गलती थी। लेडेड फ्यूल की कामयाबी के बाद इनको एक और प्रोजेक्ट पर लगाया गया था। इस दौर में रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडा करने के लिए दो बहुत ही जहरीली गैसेस इस्तेमाल की जाती थी। थॉमस को यह प्रोजेक्ट दिया गया कि इनको एक ऐसी गैस तैयार करनी है जो ना ही फ्लेमेबल हो और ना ही जहरीली हो। थॉमस ने रेफ्रिजरेटर के लिए एक खास गैस तैयार की जिसको डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन का नाम दिया गया। इस गैस को मार्केट करने के लिए थॉमस ने सबके सामने रेफ्रिजरेटर की गैस को अपने लंग्स में भरी और इससे लोगों को जलती हुई मोमबत्ती बुझाकर दिखाई। थॉमस का एक्सपेरिमेंट फिर से कामयाब हो गया और इस गैस को भरपूर इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन इस गैस में मसला यह था कि हवा से भी ज्यादा हल्की होती है और अगर इसको हवा में छोड़ा गया तो ये आसमान में जाकर जमीन के स्ट्रेटोस्फीयर में रुक जाती है जहां ये 50 से 100 सालों तक रहती है। अब मसला ये हुआ कि जब इस नए गैस को मास लेवल पर इस्तेमाल किया जाने लगा तो काफी गैस माहौल में छोड़ी जाने लगी और ये गैस स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर पनस गई और इसने जमीन की ओजोन लेयर को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करना शुरू किया। इस डैमेज की वजह से जो माहौलियाती तबाही हुई इसको आज तक हम फेस कर रहे हैं। इन तमाम रिसर्च और एविडेंस की बिना पर थॉमस के बनाए हुए लेडेड फ्यूल और रेफ्रिजरेटर गैस को परमानेंटली बैन करने का फैसला किया गया। 1986 में सबसे पहले जापान ने लेडेड फ्यूल को बैन करके अनलेडेड फ्यूल को मुतारिफ कराया और देखते ही देखते बाकी तमाम ममालिक ने लेडेड फ्यूल पर पाबंदी लगा दी। यह फैसला करने के बाद माहौल में लेड की मिकदार में कमी दिखाई देने लगी। 1970 में पीक मारने के बाद अब ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है। थॉमस के रेफ्रिजरेटर गैस को बैन करने के बाद ओजोन लेयर एक बार फिर से रिपेयर होना शुरू हुआ। बेशक थॉमस को यह इल्म नहीं था कि इनकी ये दो इजादात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। बहुत से लोगों का मानना है कि जमीन को जितना नुकसान थॉमस ने पहुंचाया उतना किसी और ने नहीं पहुंचाया। 1940 में थॉमस की लेड की वजह से ही मौत हुई। तो जी मुअज़्ज़िज़ सारिफीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने राय से आगाह कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।